हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ मेन्स रिवाल इन द टी एक्सपोर्ट इज़। मतलब भारत का कौन सा प्रतिद्वंदी देश है जो कि टी एक्सपोर्ट करता है, मतलब चाय को एक्सपोर्ट करता है या निर्यात करता है। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अब देखते हैं, इंडिया मतलब फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है निर्यात करने में चाय को। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो देश है जो एक्सपोर्ट करता है वो है केन्या। उसके बाद आता है श्रीलंका, फिर आता है चाइना और चौथे नंबर पर आता है इंडिया। तो इंडिया हो जाएगा चौथे नंबर पे। और ओवरऑल अगर देखें तो चाइना पहला देश है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन में। पहले नंबर पे चाइना और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है प्रोडक्शन पे। और इंडिया सबसे ज़्यादा रसिया को करता है एक्सपोर्ट। और इंडिया टोटल 13% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन टी का एक्सपोर्ट करता है। मतलब दुनिया का 13% चाय एक्सपोर्ट करता है। और अगर खुद का देखा जाए इंडिया, तो इंडिया अराउंड 20% ऑफ द प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करता है दूसरे देश को। बाकी इंडिया में भी यूज होता है टी का। तो प्रोडक्शन का 20% इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर श्रीलंका होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी एस्टैब्लिश्ड। मतलब नई एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई थी? तो ये आई थी 28 जुलाई 2000। ये एक लॉ होता है एक तरीके का, जैसे कि डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को कोई इंपोर्ट करे फॉरेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, इन सब की देखभाल करना लॉ बनाने के ऊपर। और इसका कोई ऐसे एग्रीकल्चर का लार्ज इम्पैक्ट पड़ता है ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके लिए लॉ बनाना। और कहीं कहीं वाटर एक्सेस कम हो जाता है, तो कहीं पे कम हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा होता है यूज़, तो उसका लिए मेंटेन करना। और इसका ऐसे कि कहीं कहीं ओशियन लेवल राइज हो जाता, और चेंजिंग ऑफ वेदर और जियो फिजिकल प्रोसेस भी होते कहीं कहीं पे। सडनली कोई चीज़ हो जाता है, एवलांच हो जाना बैकग्राउंड, तो ये सब के लिए पॉलिसी बनती है एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो ये आई 28 जुलाई 2000 को। और अभी 3 नए बिल भी आए 2020 में आए थे सितंबर में। जिसमें पहला बिल था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। दूसरा था फार्मर्स प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एग्रीमेंट। और तीसरा था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो ये 3 बिल अभी आए हैं, इसके लिए कभी अलग वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज माइक्रो इरिगेशन लॉन्च्ड। अब पहले देखते हैं माइक्रो इरिगेशन होता क्या है। माइक्रो इरिगेशन एक तरीके का मॉडर्न मेथड है। माइक्रो इरिगेशन इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। बाय दिस मेथड वाटर इज इरिगेटेड थ्रू ड्रिपर्स और स्प्रिंकलर्स और फॉजर्स। तो ये ड्रिप होते हैं, ड्रिप द्वारा पानी जाता है इसका। और इसके बेनिफिट होता है कि मोर क्रॉप फॉर एवरी ड्रॉप, एक एक ड्रॉप से ज़्यादा क्रॉप बनेगी। अर्ली मैच्योर होगा प्लांट, और बेटर क्वालिटी होगा, हायर यील्ड होगी, ज़्यादा उपज होगी इससे, पानी की बचत होगी इससे बहुत। और उसके बाद ये आइडियल फॉर टेराइन विद प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड वाटर। ये जहाँ टेराइन एरिया होता है वहाँ के लिए सही होती है। और ये 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है माइक्रो इरिगेशन। पहला है कर्नाटका, जिसमें 8.16 लाख हेक्टेयर में होती है माइक्रो इरिगेशन। उसके बाद सेकंड आता है आंध्र प्रदेश, जिसमें 7.17 लाख हेक्टेयर एरिया में आता। और थर्ड आता है गुजरात, जिसमें 7 लाख हेक्टेयर एरिया में माइक्रो इरिगेशन होती। तो
ये हुई थी लॉन्च 2006, जनवरी 2006। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू वेलफेयर स्कीम फॉर द फार्मर्स। यानी कौन सी स्कीम है जो कि फार्मर के वेलफेयर के लिए नहीं बिलोंग करती। तो पहला किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, तो ये फार्मर्स के लिए ही है। दूसरे SSG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये भी है। उसका नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये भी थी। और डी ऑप्शन है एम्प्लॉय रेफरल स्कीम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एम्प्लॉय रेफरल स्कीम। ये एक तरीके रिलेटेड टू जॉब है ये स्कीम, तो ये हो जाएगा अलग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। हु अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो यह है क्वेश्चन कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में आया थी, तो ये किसके समय आया था। तो इसका दूसरा नाम भी है राइट टू फूड एक्ट, और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, इन्होंने ही अनाउंस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल। इनमें से कौन सा सीरियल नहीं है। तो राइस, ये भी सीरियल आता, वीट भी सीरियल होता, मेज भी सीरियल होती है, ग्राम ये सीरियल नहीं है, तो इसका आंसर ग्राम होगा। ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। अब पहले देखते हैं सीरियल में एग्जांपल सीरियल के जैसे वीट हो गया, गेहूँ, कॉर्न या मेज, ये भी होता है इसके अंदर। राइस, बार्ले, सोरगुम या तो मिलेट्स भी आएगा, ओट्स और राई, ये सब सीरियल होते हैं। और सीरियल एक तरह की क्रॉप होती जो कि ग्रेन एक तरीके होता है, ग्रेन ऑफ सच ग्रास विच आर यूज फॉर एज अ फूड। और जो ग्राम है ये पल्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा सेक्टर है जो कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जैसे माना जाता है, मैन उसी पे डिपेंडेंट है इकोनॉमी पूरी तरीके से। तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाएगा जो कि 20% शेयर करता है जीडीपी में। तो ये 20% इंक्रीज करता है 20% जीडीपी का हिस्सा है एग्रीकल्चर में। और ये 2021 के हिसाब से ये 19.9% हो गई है, और 17.8 से 19.9 हो गई है इंक्रीज हो गई। 17.8 थी 2019-20 में, और अब हो गई 19.9, अप्रॉक्स 20 कह लेंगे इसे, 2020-21 में हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट्स। तो इसमें पहला तब दिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दिया है, दूसरे तरफ फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर। तो जैसे ये ऑप्शन है कॉटन, कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कॉटन सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर होती है, तो ए का हो जाएगा सेकंड। और बी है ग्राम, ये सी लिखा दिख रहा है, ग्राम है ये, तो ग्राम होता है चना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। और ब्लैक पेपर सी ऑप्शन है, ब्लैक पेपर काली मिर्च होती है जो कि केरल में होती है सबसे ज़्यादा। केरल तो फेमस ही है, मसालों का राज्य कहा जाता है। उसके बाद डी है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, कॉटन का हो जाएगा गुजरात, ग्राम का हो जाएगा मध्य प्रदेश, और सी है ब्लैक पेपर, इसका हो जाएगा केरल, और डी है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का होगा वेस्ट बंगाल।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया इज इरीगेशन डन बाई टैंक्स। इनमें से कौन से राज्य हैं जिनमें इरीगेशन की जाती है टैंक द्वारा। टैंक मतलब जो कैसे आर्टिफिशियल टैंक होते हैं। टैंक इरीगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल रिजर्वायर बना लो, कोई बड़ा साइज़ का होता है, कोई छोटा साइज़ के भी होते हैं। पॉन्ड भी एक तरीके के हो सकते हैं, पॉन्ड बना लें कहीं हाई टेराइन पे। तो ये होते हैं, ज़्यादातर ये टैंक इरीगेशन होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू के, जहाँ पे ये साउथ इंडिया में, जैसे कि कर्नाटका में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है, आंध्र प्रदेश में भी होती है टैंक इरीगेशन। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। और मेनली सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है 29% टैंक इरीगेशन होती, और तमिलनाडु में 23% होती है, और उसके बाद कर्नाटका में होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट क्रॉप इज द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी। ये क्वेश्चन अच्छा है बहुत। इसमें कह रहा है कि कौन सा इनमें से प्लांट क्रॉप है जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसके जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो बाद में क्रॉप होने के बाद सबसे ज़्यादा कन्वर्ट सोलर एनर्जी में हो जाता है। तो ये कौन सा होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा मिलेट। अब इसको समझते हैं पहले। मिलेट जो होता है वो तो C4 प्लांट होता है। अब दो तरीके के प्लांट होते हैं, C4 C3। C4 होता है, ये एक तरीके, जो C है ना, ये केल्विन साइकिल होती है एक तरीके की, और इसमें C3 में 3 कंपाउंड होंगे कार्बन के, और C4 में होंगे 4 कंपाउंड। और जो C3 प्लांट होता है उसकी लीव्स होती हैं जो कि क्रांज एनाटॉमी को शो नहीं करती, और जो C3 होता है उसकी ग्रेन क्रॉप होगी विद फुल कैनोपी, मतलब ऊपर सीधी जाएगी कोन की तरह 30 डिग्री टेम्परेचर पे। और जो C4 होता वो 4 कार्बन कंपाउंड होता। और उसके बाद C4 में मिलेट आता है, शुगर कैन भी आता है C4 में। तो इसका राइट आंसर होगा मिलेट। और इसके एग्जांपल देखते हैं C3 का। C3 होता है जो, इसमें कंपाउंड भी कम होते हैं और ये कम एफिशिएंट होता है सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और C4 जितने प्लांट होंगे वो मोर एफिशिएंट होते हैं सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो मिलेट होता है C4 का एग्जांपल। अब C4 में मिलेट आएगा, कॉर्न भी आएगा, सोरगुम आता, शुगर कैन भी आता। C3 में आता पीनट आता, कॉटन होगा, बीट्स, टोबैको, और ये स्पिनाक, सोयाबीन, ये सब C3 में आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा मिलेट। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, क्रॉप थिकनेस इज हाईएस्ट इन विच स्टेट। क्रॉप थिकनेस सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? पहले तो समझते हैं क्रॉप थिकनेस होता है कि एक तरीके का होता है डेप्थ फ्रॉम द टॉप सॉइल प्रोफाइल टू द वेदर्ड बेड रॉक। मतलब कि कहीं पे भी कोई मिट्टी जो कि बहुत दिनों तक चेंज ना हो, वहाँ पे कोई फसल ना हो, तो उसकी परत बढ़ती रहेगी, मिट्टी आती रहेगी, वहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी, तो उसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी। तो ये सबसे ज़्यादा है पंजाब के अंदर, ऐसा सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर होता। तो इसी को कहते हैं क्रॉप थिकनेस। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ व्हीट इज़ हाई यील्डिंग। इनमें से कौन सी वेराइटी है गेहूं की जो सबसे ज़्यादा उपज करती है, सबसे ज़्यादा होती है, मतलब पैदावार सबसे ज़्यादा होती। तो ये ऑप्शन है जाया, बी है जगन्नाथ, सी है सोनालिका, एक है IR8। तो इसका राइट आंसर है सोनालिका। ये सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग होता है, सबसे ज़्यादा पैदावार होती है इसकी। और गेहूँ बहुत वैरायटी के आते हैं, जैसे BL 832 होता, BL 804 होता, एक HS 365, HS 240 होता, श्रेयस HD 2687 होता, आदित्य HD 2781, UP 2338, NP 200 DI, ये सब होते हैं।
और HD 1605 ये पूसा उजाला, HD 4728 पूसा मलावी, ये सब वैरायटी होते वीट के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सोनालिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। इसबगोल इज एन इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसबगोल एक तरीके के क्रॉप होती है जो कि जैसे चारा होता उसी की तरह ऊपर उसमें बाली निकलती है, उसी की भूसी बनाई जाती है। तो ये सबसे अंदर गुजरात के अंदर होती है। इसका आंसर गुजरात होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स मैक्सिमम सेटबैक टू द पोल्ट्री इंडस्ट्री हैज़ बीन ड्यू टू। मतलब कुछ सालों से जो पोल्ट्री इंडस्ट्री थी उसमें सेटबैक आया है। मैक्सिमम सेटबैक टू पोल्ट्री इंडस्ट्री हैज़ बीन ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ था ऐसा? तो ये हुआ था रानीखेत डिसीज। रानीखेत के अंदर एक डिसीज हो गई थी पोल्ट्री हाउस में, जिसमें कि एक तरीके का वायरस था, वायरल डिसीज थी। उसमें इफ़ेक्ट करता डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये एग के अंदर हो जाती थी और उसमें मॉर्टेलिटी रेट 100% थी। और ये ऐसा वायरस थी जोनोटिक इफेक्ट भी करता था, जो कि कॉज ह्यूमन हेल्थ को भी डेथ हो जाती थी उसमें। तो इसका आंसर होगा रानीखेत डिसीज। ये बहुत ख़तरनाक थी उस टाइम। तो इसमें 100% डेथ हो जाती थी, जो भी ये चिकन होते थे उन सब की। और ये रानीखेत के अंदर हुई थी, तो इसीलिए रानीखेत डिसीज इसको कहा गया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 15th नंबर, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें क्रॉप और जोग्राफिकल कंडीशन दी है। मतलब क्रॉप दी एक तरफ, तो एक तरफ किस कंडीशन में होगी, मतलब कैसा क्लाइमेट होना चाहिए उसके लिए। तो पहला है बारले। बारले के लिए कैसी कंडीशन होना चाहिए? उसके लिए एकदम ठंडा क्लाइमेट होना चाहिए और सॉइल कैसे भी हो जाएगा। तो इसका होगा ए का दूसरा, सेकंड ऑप्शन हो। बी का राइस। राइस के लिए कैसा होना चाहिए क्लाइमेट? राइस के लिए हॉट होना चाहिए और मॉइस्ट क्लाइमेट हो विद रिच सॉइल, सॉइल अच्छी होनी चाहिए। और सी है मिलेट। मिलेट के लिए भी गर्मी होनी चाहिए और ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए विद पुअर सॉइल, सॉइल चलेगी ख़राब भी होगी तब भी हो जाएगा। और डी है टी। टी के लिए ये वार्म होना चाहिए क्लाइमेट और मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड। और इसके लिए हाई एल्टीट्यूड जैसे पहाड़ों पे ही होती है टी, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम हो जाता। तो इसके लिए वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए विद हाई एल्टीट्यूड। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये थे हम लोगों के 15th क्वेश्चंस, जो कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे बात। तब तक के लिए थैंक यू।